वैक्सीनेशन तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चे की ग्रोथ का, बच्चे के फेज़ का, जहाँ पे बच्चे की डेवलपमेंट का, जहाँ पे हमने इम्यूनाइज़ तो करना ही है उसको। तो ये हर बच्चे को फ़ीवर आएगा, हर बच्चे को पेन होगी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। सेकंड, थर्ड डोज़ में फ़ीवर आने के चांसेस और पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत बार इंजेक्शन लगता है, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो प्रोफिलैक्टिकली यानी कि बिना कुछ हुए ही वहाँ पे कुछ छेड़खानी करने का मतलब नहीं है। जहाँ पे टीका लगा था उस साइड से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है? बच्चा जो है वो श्रिल क्राई कर रहा है, इनकंसोलेबल क्राइंग है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, गोदी में घुमा रहे हैं, पैरासिटामोल ड्रॉप्स दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बच्चा चुप नहीं कर रहा है। ये इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जिनमें आपको अपने डॉक्टर को तुरंत इमीडिएटली दिखाना है कि एक बार आपने वही वैक्सीन लगाई और बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ, कोई फीवर नहीं हुआ, कोई स्वेलिंग नहीं हुई, और नेक्स्ट टाइम आपने वैक्सीन सेम लगाई और उसी वैक्सीन से बच्चे को पेन भी हुआ, फीवर भी हुई, स्वेलिंग भी हुई। बच्चों को इस चीज से डराना घर पे कि तू ये काम कर नहीं तो इंजेक्शन लगवा देंगे, वो भी गलत है। सेहतनामा में आज बात हर बच्चे को वैक्सीन लगती है। पैदा होने के बाद से बच्चे की वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाता है, यानी टीकाकरण का काम शुरू हो जाता है। और उसके बाद बच्चा थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट में होता है, कई बार बच्चे को बुखार होता है, दर्द भी होता है, तो ऐसे में पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को कम्फर्ट में कैसे लेके जाएँ, उसकी कैसे देखभाल करें। तो सही तरीका क्या है देखभाल का? आज इस पर बात डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। सो पोस्ट वैक्सीन वैक्सीन तो सब बच्चों को लग रही है। पैदा होते ही तो हम्म, आप हम्म, हम्म, इंजेक्शन लगाना है, आप शुरू कर देते हैं बिल्कुल, बच्चों को। बिल्कुल। तो एक तो कुछ वैक्सीन है जिसमें फ़ीवर भी होता है, कुछ में पेन भी होता है, कुछ में जहाँ पे इंजेक्शन वाली जगह होती है वो स्वेलिंग हो जाती है। हम्म, हम्म। तो कैसे देखभाल करनी चाहिए? तरीका तो आई क्या है थिंक ये सही? बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, और आई थिंक बहुत बार ये रूटीन ओपीडी में या रूटीन जब हम भीड़ में ओपीडी में होते हैं, वैक्सीन लग जाता है, शायद सारे पॉइंट्स पेरेंट्स को बता भी नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक है। वैक्सीनेशन तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चे की ग्रोथ का, बच्चे के फेज़ का, जहाँ पे बच्चे की डेवलपमेंट का, जहाँ पे हमने इम्यूनाइज़ तो करना ही है उसको। सो हमने पहले भी कुछ वीडियोस करी हैं जहाँ पे हमने ये बताया है कि किस टाइप के इम्यूनाइजेशन अवेलेबल होते हैं। हुँ। गवर्नमेंट स्केड्यूल है, एक आईएपी का स्केड्यूल है। आप कुछ भी फॉलो कीजिए, कोई भी वैक्सीन लगवा रहे हैं आप, दैट इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन। बस ये क्लियर है कि वैक्सीनेशन लगवाना तो है। जो तो डॉक्टर्स रिकमेंड कर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। सो बर्थ पे कुछ वैक्सीन लग जाती हैं, हुँ, जैसे बीसीजी लग जाता है शोल्डर के ऊपर। हुँ। उसके बाद हेपेटाइटिस बी लगता है, पोलियो ड्रॉप्स होती हैं, और फिर देयर फॉर कैरी ऑन करता रहता है वो, आगे जाके 1.5 महीने पे लगता है, फिर 2.5 महीने पे, फिर 3.5 महीने पे, 6 महीने पे। सो अप टू 2 ईयर्स ऑलमोस्ट हर एक 1.5 2 महीने में कोई ना कोई वैक्सीन बच्चे को जरूर लगती है। और सबसे स्केरी फेज जो वैक्सीनेशन का होता है माँ बाप के लिए, वो फर्स्ट 2 3 4 वैक्सीनेशन, यानी कि जब एक बच्चा 6 महीने से छोटा है, तब बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, बच्चा बोल नहीं सकता, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। और आई थिंक मैं एक ही जो मिथ चलता है कि पेनलेस वैक्सीनेशन, लोग कहते हैं कि पेनलेस वैक्सीनेशन है। मैं तो सबको बोलता हूँ कि दुनिया में कुछ पेनलेस नहीं है। सो इवन दैट पेनलेस वैक्सीनेशन एक मिस नोमर है, जो लोगों ने गलत नाम दे दिया उसको। उसका नाम एक्चुअली ए सेलुलर वैक्सीन है, जिसमें कि बाद में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन जब हम उसको लगाते हैं नीडल के साथ, तो उतना ही पेन होता है बच्चे को जितना एक नॉर्मल वैक्सीन से होता है। आजकल कुछ नई डिवाइसेस आई हैं जिनमें बिना नीडल फ्री वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, कि जहाँ नीडल नहीं है और हम डायरेक्टली एक पंप जैसी एक पेन की डिवाइस है, आप उसको लोड करके स्किन पे रख के उसको पंप करते हैं तो वो सीधा स्किन के अंदर चली जाती है। ऑल्दो अभी बहुत प्रेवलेंट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इस पे साइंटिफिक डाटा नहीं है, तो हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में तो अभी भी आज भी नीडल से ही इंजेक्शन लगता है, हुँ। और नीडल से इंजेक्शन लगने पे बच्चे को क्राइंग भी होगी, पेन भी होगा। थोड़ा बहुत हम डिस्कम्फर्ट को कम कर सकते हैं कुछ लोकल एनेस्थेटिक लगा के, कुछ स्प्रेक्स करके, थोड़ा ठंडी सिकाई करके, ये चीज़ें करके हम थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पेन तो थोड़ा बहुत होता ही है। और बहुत सारे वीडियोस प्रेवलेंट हैं आजकल, जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चा हंस रहा था और हंसते हंसते डॉक्टर ने वैक्सीन लगा दिया और बच्चे को पता ही नहीं चला। सो वो एक बेसिकली डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स हैं, हुँ। जो कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों के साथ और एक पर्टिकुलर वैक्सीन के साथ ही काम करती है। तो सपोज करो कुछ वैक्सीन ऐसी जो सिंगल शॉट लगनी है, यानी एक ही वैक्सीन है, बच्चा खेल कूद में बहुत बिजी है, और बहुत बार हमारी ओपीडी में भी ऐसा होता है कि आप उसको शॉट लगाते हैं, बच्चा खेल में ही रहता है और आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि उसको पेन जो फील हुई वो टेम्परेरी हो, बहुत लंबी ना हो।
लेकिन यही अगर आप इस बच्चे को या बच्चा छोटा था या न्यूबॉर्न था या जब 1.5 महीने का था, तब जब की जो वैक्सीन है उसमें तो बच्चा मोस्टली रोते ही रोते हैं। सो उसमें नहीं होगा कि बच्चा नहीं रोएगा। तो आई थिंक पहले तो पेरेंट्स को ये एक्सपेक्ट करना कि शायद कुछ वीडियोस देख के या कुछ ऐसा देख के कि हमारा बच्चा रोना नहीं चाहिए। हमने ये भी सुना है आजकल कि बच्चा रोना नहीं चाहिए। तो आई थिंक वो हमें एक्सपेक्टेशन वो नहीं होनी चाहिए। डरना नहीं चाहिए कि बच्चा अगर बिल्कुल, सो थोड़े से एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि थोड़ा-सा अच्छे रो भी तरीके से, रहा है, हाँ, दैट इज़ फाइन। वो उसकी अच्छे भलाई के लिए बिल्कुल, ही अच्छे है। तरीके से वैक्सीन लग जाए, हुँ, वो इम्पोर्टेंट है, हुँ। ना कि बच्चे को हँसते हुए, खेलते हुए वैक्सीन लगाओ और उस चक्कर में कभी वैक्सीन स्पिल हो जाए या हाँ, बच्चा मूव कर जाए या ऐसा, फिर क्या वो होगा? ज़्यादा इम्पोर्टेंट यस, है। हाँ, आई हाँ। थिंक दैट इज़ मोर, हमें तो उसके उसमें ऊपर ज़्यादा हार्म हो केयरफुल, सकता है। बिल्कुल। बच्चा अगर ज़रा-सा हिल तो वो जाए बाहर निकल गया ना वैक्सीन। और हाँ, तो आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैन कि हम उसको हम ये सोचें कि बच्चा रोए नहीं। हुँ, क्योंकि आप देखिए जो हम वीडियोज़ देखते हैं, जो भी हम देखते हैं ना, ये 2, 4, 5 होंगे, ठीक है? अगर कोई इंसान एक सबके दिन साथ में, नहीं यस, होता ऐसा, अगर कोई हर बच्चे डॉक्टर के साथ एक दिन नहीं। में 20 या 30 बच्चों को वैक्सीन लगा रहा है, तो उसमें से 2, 3, 4 बच्चे ऐसे होंगे जो शायद नहीं रोएँगे, और वो हर एक की प्रैक्टिस में है। इट इज़ नॉट कि किसी पर्टिकुलर में हुँ, है, ये सबकी प्रैक्टिस में होता है। हुँ, अब वो जो 2-4 बच्चे थे, उनके आपने मोमेंट्स कैप्चर किए और उनको आपने पब्लिक कर दिया, तो वो कहीं न कहीं पब्लिक में इमेज ये बन जाती है कि शायद हमारा बच्चा भी नहीं रोएगा। तो आई थिंक वो एक इमेज सेट नहीं होनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, ठीक है, नहीं रोएगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रोएगा भी तो दैट इज़ ओके। मतलब इट इज़ नॉट कि कोई हुँ। इंटेंशनली उसको रुलवाना कुछ चाह रहा मिनटों की है। क्राई है बिल्कुल। वो। तो एक सबसे पहले वैक्सीनेशन जाने के लिए थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमने मदर्स को रोते हुए देखा है, मदर्स को कोलैप्स होते हुए देखा है कि बच्चा रोना शुरू हुआ, मदर ही गिर गई, बेहोश हो गई। हुँ, तो हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जब आप जा रहे हैं, तो खुद को भी मेंटली प्रिपेयर्ड रखिए, स्पेशली जब छोटा बेबी है, 1.5 महीने का, पहले वैक्सीनेशन लगवाने जा रहे हैं, कि बच्चा तो रोएगा। जब वैक्सीन लगेगी, थोड़ा बेबी रोएगा। येस, वी डू हैव वेज़ एंड मीन्स जहाँ पे हम लोकली उसको नंब कर सकते हैं थोड़ा-सा, पेन को थोड़ा कम कर सकते हैं कि बच्चा ज़्यादा ना रोए। बट फिर भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि बच्चा क्राई करेगा। 1, जब वैक्सीन लगवा लेते हैं, उसके तुरंत बाद बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम बच्चे को दूध पिला दें? क्योंकि जब हम वैक्सीन देते हैं, यानी कि कोई भी रोटा वायरस ओरल वैक्सीन पिला रहे हैं हुँ। या पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं, तो हम बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि अब दूध कब पिलाना है? वैक्सीन जब पिलाइए तो दूध कब पिलाएँ? तो यूजुअली मैं एडवाइस करता हूँ कि आप आधा घंटे के आसपास का टाइम छोड़िए बच्चे को दूध पिलाने से पहले। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने वैक्सीन दिया, बच्चे को दूध पिलाया और बच्चे ने रिफ्लक्स कर दिया या उल्टी कर दिया और सारे का सारा दूध भी निकाल दिया और वैक्सीन भी निकाल दिया। ठीक है? ऑल्दो अगर बच्चा ऐसा कभी कर दे, तो देयर इज़ नो रिकमेंडेशन कि दोबारा बच्चे को देना है। दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, ताकि उसका इफ़ेक्ट 100% बच्चे को मिले, बेटर ये होता है कि हम ओरल वैक्सीन देने के बाद एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स हम कोशिश करें कि हम बच्चे को दूध ना पिलाएँ। राइट। हम अगर इमरजेंसी हो, बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, तो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ प्रेफरेबली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम 30 मिनट्स वेट कर लें। अच्छा, तो एक सवाल कि उससे पहले आप ओरल वैक्सीन मुँह से देने वाली हुँ। वैक्सीन बच्चे को ड्रॉप्स जो भी है बिल्कुल, दे बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। उससे पहले वो माँ बिल्कुल, पिला सकती है सो दूध। जब हम तो ये यूजुअली मैं अपने रिकमेंड बिल्कुल है अपने कि पेशेंट्स को आप बोलता हूँ दूध पेट पिला भरा के ही के, लेके आइए बिल्कुल बच्चे उसको। को दूध पिलाइए ताकि बच्चा कंफर्टेबल हो, हाँ, भूख की वजह से ना रोए उस टाइम पे। तो अगर आपका बच्चे का पेट भरा होगा, हम कहते थे ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो अगर आपका पेट भरा हुँ, होगा, तो आपको अगर कुछ पेन भी होगा, कुछ प्रॉब्लम भी होगी, तो आप उसको कम बेटर डील कर महसूस होगी। पाओगे। हुँ, बेटर डील, ये हमारे साथ भी ट्रू है। हुँ, अगर हम भूखे होंगे और हमारे साथ कोई छोटी सी बात, तो हम इरिटेबल हो जाएँगे। बिना किसी बात के भी हुँ, इरिटेबल होंगे, क्योंकि वो हमारा थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर बेबीज़, कि अगर पेट भरा होगा, बेबी ठीक होगा, उसने दूध पिया है, कंफर्टेबल है, फिर हम उसको वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो वो जो क्राइंग होगी टेम्परेरी होगी, शॉर्ट होगी और थोड़ी देर के लिए होगा। बच्चे का पेट भरा है, उसको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था कि थोड़ा कम्फर्ट करोगे, शांत करोगे, बच्चा चुप हो जाएगा। तो आई थिंक पिला के ही लाओ तो ज़्यादा बेटर है, पिला के बर्प करा के फिर बच्चे को वैक्सीन लगाएँ। राइट। 1, दूसरा ये कि जब हम इंजेक्शन लगा देते हैं, इंजेक्शन के तुरंत बाद लोग पूछते हैं कि क्या हम इसको मसल लें या इसको मल दें? हाँ, वो जो कॉटन लगाते हैं स्वाब। हाँ, नहीं, वो लोग क्या करते हैं कि इंजेक्शन लगाया और फिर उस हिस्से को मलने लगते हैं। ये पुराने ज़माने में भी करते थे। ये कहाँ से शुरू हुआ? जब हम गिरते हैं नीचे, हुँ, चोट लगती है, तो पहला रिएक्शन क्या होता है? इसको मल लो, हुँ, है ना? इसको मल हुँ, लो। तो ये पहला रिएक्शन है हमारा, जो भी है, कभी भी चोट लगेगी तो हम पहले इसको मलेंगे, हुँ, है ना? लेकिन ये समझना है कि वैक्सीन के मामले में आपने एक फॉरेन बॉडी अंदर इंजेक्ट की है बच्चे के, उसको मसलना की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर जब आप वैक्सीन लगा रहे हैं, तो उसको मलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मलने से शायद पेन कम हो जाएगा। पेन तो टेम्परेरी था, जब तक आपकी नीडल लगी। जैसे नीडल निकल गई बाहर, तो पेन तो खत्म हो गया, है ना? अब जो क्राइंग है वो उसी पेन की वजह से बच्चा रो रहा है।
तो उसको आप चाहे मसलिए या कुछ भी करिए, वो उससे कोई इफेक्ट नहीं कॉटन आएगा। का टुकड़ा होता है हाँ, आप उसके यूजुअली हम उसके स्पिरिट ऊपर होती है इसमें? नहीं, हम स्पिरिट से तो पहले क्लीन किया जाता है उसको। हुँ। हम उसको स्वैब से पहले क्लीन करते हैं, फिर वैक्सीनेशन किया जाता है, और उसके ऊपर हम यूजुअली कोई बैंडेड या कोई कॉटन छोटा कॉटन का पीस, ऐसी कोई चीज़ जो स्टेराइल हो, साफ हो, उसको रख देते हैं ताकि वहाँ से कोई ब्लीडिंग ना हो। राइट। तो बहुत बार वहाँ से थोड़ा बहुत ब्लड आने लगता है, तो उसके लिए हम उसको कवर करके रख देते हैं, जो कि 1-2 घंटे के बाद जैसे ही पेरेंट्स घर पहुँचते हैं, हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि आप इसको थोड़ा-सा तेल लगा के या वेट करके इसको रिमूव कर दीजिए, ताकि बच्चे को पेन ना हो, रिमूव करते हुए। सिमिलरली जब बहुत बार लोग घबरा जाते हैं कि जैसे ही हमने इंजेक्शन लगाया, नीडल निकाली और उसमें से ब्लड दिखना शुरू हो जाता है, एंड पेरेंट्स गेट पैनिक्ड उस टाइम पे कि बच्चे का खून आ गया। आई थिंक उस टाइम भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप समझिए, अगर हमारे भी यहाँ पे कोई ऐसे नीडल लगेगी तो थोड़ा ब्लड तो आ सकता है। तो हम जब किसी के वैक्सीन लगा रहे हैं, उसके हुँ। नीचे स्किन के नीचे थोड़ी ब्लड वेसल्स तो रहेंगी, तो नीडल के बाद थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है। उसपे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। बहुत बार लोग कंपेयर करते हैं कि उस डॉक्टर ने लगाया था तो बच्चा कम रोया था या तब ब्लीडिंग नहीं हुई थी। इन्होंने लगाया है तो ब्लीडिंग हुई है, हाथ और हाथ बच्चा का ने फ़र्क, कई बार ये भी कहते हैं कि हाथ हाँ, का फ़र्क तो है। हम ये बहुत कॉमनली ऐसा सुनते होता हैं। है, हाथ का ऐसा फ़र्क कुछ होता लेना है? हाथ का क्या फ़र्क होगा? सेम जगह है, सेम बेबी है, लगाने की टेक्नीक सेम है। द ओनली थिंग इज़ कि इट कैन हैपन टू एनीवन, किसी के साथ भी हो सकता है। इट इज़ सिमिलर कि हम गाड़ी चलाते हैं, तो हम कहते हैं हम इस रास्ते से जाएँगे तो हमारा शायद एक्सीडेंट नहीं होगा, इस रास्ते से जाएँगे तो एक्सीडेंट होगा। ऐसा कहना इज़ कि ये पता नहीं है आपको कि कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। तो वो जब आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग आना उस जगह से, या इंजेक्शन लगाने पे बच्चे का कभी ज़्यादा रोना। हुँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब पिछला इंजेक्शन लगा होता है तब बच्चा छोटा होता है। अगला इंजेक्शन लगा, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी क्राइंग की वॉल्यूम भी बढ़ गई है, वो और ज़ोर से रो रहा है अब। तो माँ-बाप को लगता है तो बहुत रो रहा है, पिछली बार तो इतना नहीं रोया था, तो वो वाले डॉक्टर साहब ने लगाया था, तब नहीं रोया था। ऐसा नहीं है। आई थिंक इस मिथ को मत रखिए। बच्चे ने तो रोना ही है, और वो विद एज क्राइंग की वॉल्यूम बढ़ने लगती है। बच्चा ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है, तो आई थिंक उसके लिए हमें थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना है। टू अ पॉइंट कि जब बच्चा 1 डेढ़ साल का हो जाता है, तो वो डॉक्टर के कमरे में घुसने से पहले ही रोना शुरू कर देते हाँ। हैं। तो आई थिंक वो वाला फेज़ भी आता है। तो ये समझो कि वो तो रो बच्चे ने थोड़ा बहुत तो क्राई करना ही है, इट इज़ ओके। अच्छा, ब्लीडिंग हो जाए तो उसको हमें सिंपल कॉटन से कवर कर देना है, स्टेराइल कॉटन से, और उस जगह पे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब घर जाके क्या चीज़ों का हुँ। प्रिकॉशन लेना है? 1, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस पे हम बर्फ लगा दें या कुछ हम इसको सिकाई कर दें, ऐसा कुछ कर दें। सो एज़ सच कोई क्लियर कट वो नहीं है कि हमें हर एक में ही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार इंजेक्शन लगता है, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो प्रोफिलैक्टिकली यानी कि बिना कुछ हुए ही वहाँ पे कुछ छेड़खानी करने का मतलब नहीं है। अगर आपको लगे कि उस जगह पे कोई स्वेलिंग हो रही है, कोई रेडनेस हो रही है, या बच्चा बहुत ज़्यादा कोई गिल्टी जैसा कुछ फ़ील हो रहा है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, उस केस में डेफ़िनिटली हम वहाँ पे थोड़ी कोल्ड फर्मेंटेशन, या हम हुँ। कई बार कहते हैं आइसिंग कर देना। आइस पैक को कपड़े में लपेट के वहाँ पे हम थोड़ी ठंडी सिकाई कर सकते हैं, टकोर जिसे कहते हैं, ठंडा टकोर कर सकते हैं, हुँ। ताकि बच्चे की थोड़ी दर्द कम हो जाए, थोड़ी स्वेलिंग कम हो जाए। ये हम दोनों तरफ टाँगों में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं गरम है। सिकाई नहीं करनी है। गरम नहीं, ठंडी करनी है। ठंडी। और हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चे ने जो पहना हुआ है, हम हुँ। टॉवल वगैरह में लपेट के ही करें। ऐसा ना करें कि बच्चे को अनड्रेस कर दें, कपड़े उतार दें और फिर ठंडा लगाना शुरू करें, हुँ। क्योंकि बच्चे को ठंड भी बहुत जल्दी लगती है। हुँ। तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना है कि हम उसको थोड़ा-सा कोल्ड सिकाई करेंगे, ठंडा टकोर करेंगे, लेकिन नॉट टू द एक्सटेंट कि बच्चे को ठंड लगनी शुरू हो जाए, हाथ-पैर ही राइट। ठंडे हो जाएँ उसके, ऐसा नहीं करना चाहिए। हुँ। दूसरा, घर जाके अगर आपको लगे कि बच्चे की एक्सेसिव क्राइंग है, डेफिनिटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉक्टर्स बताते ही हैं, तो हम पेन के लिए या हम कुछ मेडिसिन जैसे पैरासिटामोल ड्रॉप्स हम कॉमनली रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि जब वैक्सीन लगती है तो आप इनको दे दीजिए। कुछ वैक्सीन्स में हमें श्योर होता है कि हाँ, इसमें साइड इफेक्ट या पेन या फीवर आने के चांसेस बहुत हाई हैं। हुँ। उनमें तो हम प्रोफिलैक्टिकली घर वालों को बोल देते हैं कि आप इसको दिन में 2 या 3 बार पेन के लिए या फीवर के लिए या मेडिसिन दे ही देना 1 आध दिन के लिए। लेकिन कुछ वैक्सीन्स हैं जिनमें नहीं होता, पेन, फीवर नहीं होता। तो उनमें आई थिंक एसओएस बेसिस पे अगर ज़रूरत लगे तो दीजिए बच्चे को, आप हुँ। पैरासिटामोल की ड्रॉप्स दीजिए। हुँ। वो बच्चों को आप दे सकते हैं, डोज़ जैसे आपके डॉक्टर ने बताई है वैसे आप दे दीजिए, तो उससे बच्चे की पेन, स्वेलिंग, इरिटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तीसरी चीज़, बच्चों को दूध पिलाने में, नहलाने में बहुत बार लोग पूछते हैं कि वैक्सीन लगा है अब इसको नहला सकते हैं? बिल्कुल नहला सकते हैं। हुँ। सो जैसे आप रूटीन फ़ॉलो कर रहे थे, वही हाँ। रूटीन को आप पर वो फ़ॉलो वो रखेंगे। जगह जहाँ पे इंजेक्शन लगा है, बिल्कुल, वहाँ वो पे वेट गीला नहीं होगा कोई फिर? प्रॉब्लम नहीं है। हुँ। अनटिल अनलेस वहाँ पे कोई स्वेलिंग है, कोई रेडनेस है। कुछ निकल रहा है, कुछ ब्लड है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है,
तब तक आप एक नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं। वन सिमिलरली मसाज के लिए लोग पूछते हैं कि टीका लगाए, क्या इसकी मालिश करें कि ना करें, और लोग अपने आप ही मालिश करनी 2 दिन के लिए बंद कर देते हैं, ये सोच के कि बच्चे को दर्द होगा। लेकिन फिर सबसे यही रिक्वेस्ट है, हर बच्चे को दर्द नहीं होगा। अगर आपके बच्चे में कोई स्वेलिंग लग रही है, कोई रेडनेस लग रही है, बच्चा वहाँ पे हाथ लगाने से रो रहा है, तो उस जगह की मालिश आप ना कीजिए, दैट इज़ ओके। लेकिन आप पूरी बॉडी की बॉली मालिश नहीं करोगे तो वो तो कोई उसका कोई सेंस नहीं है। अगर उस जगह पे हाथ लगाने से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा कंफर्टेबल है, सो रहा है, तो जैसे नॉर्मली आप करते थे उसकी मालिश, वैसे ही नॉर्मली आप कर सकते हो। राइट। 10 में से 9 बार बच्चा बिल्कुल सही रहेगा, कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आएँगी। 10% केसेज़ में थोड़ा पेन, थोड़ी स्वेलिंग, रेडनेस हो सकती है। उन केसेज़ में हमें 1 आध दिन के लिए थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए कि उस जगह को हम ना दबाएँ बार-बार, ताकि बच्चे को पेन ना हो। हुँ, ठीक है? तो आई थिंक ये एक बहुत कॉमन मिथ्स हैं, नहलाना, मालिश करना, जो लोग अपने आप ही बंद कर देते हैं। हुँ, ठीक है? तो आई थिंक ये हमें नहीं करना चाहिए। हम जो ऐसे नॉर्मल कर रहे थे वैसा ही फॉलो करो। अब डेंजर साइंस पे आ जाते हैं। बच्चे बहुत बार जब आपको लगे उस लोकल एरिया पे रेडनेस हो रही है बहुत सीवियर, गिल्टी बढ़ हुई है और वो बढ़ती जा रही है। जहाँ पे टीका लगा था उस साइड से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है? बच्चा जो है वो श्रिल क्राई कर रहा है, इनकंसोलेबल क्राइंग है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, गोदी में घुमा रहे हैं, पैरासिटामोल ड्रॉप्स दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बच्चा चुप नहीं कर रहा है। ये इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जिनमें आपको अपने डॉक्टर को तुरंत इमीडिएटली दिखाना है, और ये भी 1% बच्चों में हो सकती है। तो आई थिंक पैनिक नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें एक्सपेक्ट करके चलनी चाहिए कि जब हम वैक्सीन लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट, 90% एवरीथिंग विल बी फाइन। 5-10% थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो मैनेजेबल होंगी। हुँ, 1% या रेयर केसेस में बच्चे को सीवियर प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो जो कि मैनेजेबल होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप डॉक्टर की सलाह लेंगे, वो मैनेज हो हुँ, जाएगी। तो आई थिंक अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, और बच्चे को थोड़ा-सा 1 आध दिन के लिए कंफर्टेबल ज़्यादा रखो, उसको डिस्ट्रैक्ट करो, हुँ। बड़े बच्चे हो तो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक हेल्प करती है। तो यूजुअली आप कोई भी मेजर प्रॉब्लम जो है वो वैक्सीन की हुँ। बचा सकते हैं। अच्छा, वैक्सीन के बाद बच्चों को बुखार कब तक रहता है? क्योंकि सबसे जो मेजर डर होता है वो इसी चीज़ का होता है, एक तो दर्द और एक बुखार का। आई थिंक इसी के चक्कर में बहुत सारे लोगों का ये इंटरप्रिटेशन है कि वैक्सीन सुबह लगवाना चाहिए, रात को नहीं लगवाना चाहिए। बहुत सारे लोग वीकेंड्स पे वैक्सीन को लगवाना प्रेफ़र करते हैं इंस्टेड कि वो कि वीकडेज़ में। बहुत क्योंकि लोगों को एक ये दिमाग में ना एक धारणा बनी हुई है कि वैक्सीन से एक तो दर्द होगा, बुखार होगा और बच्चा बहुत रोएगा, तो अगर रात को करेंगे तो बच्चा पूरी रात तंग करेगा। अगर हम वीकेंड पे लगाएँगे तो हमारे पास छुट्टी होगी, व्हिच इज़ नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है वो। हुँ, वो सोच एक हद तक ठीक है, क्योंकि आप 1% रिस्क को या 10% रिस्क को भी कवर करके चल रहे हो। हुँ, कि अगर थोड़ा बहुत भी तंग हुँ, करेगा, हुँ, तो एटलीस्ट हम लोग जो दिन में हम लोग जाग रहे हैं तो डिस्कम्फर्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम दिन में लगाएँगे तो कम होगा इफ़ेक्ट, रात को लगाएँगे तो ज़्यादा होगा। इट इज़ लाइक कि अगर हम शाम के समय या रात के समय वैक्सीन लगाते हैं, तो अगर 5-10% थोड़ा तंग करना है, तो रात को लोग ज़्यादातर सोना चाहते हैं। हुँ, तो ब लोगों की नींद खराब हो जाती है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम रात को ना लगवा के दिन में लगाएँ, व्हिच इज़ नॉट रॉन्ग। अगर आप अपना कम्फर्ट देख रहे हो, और हुँ। एट द सेम वो भी ज़रूरी है, मदर को भी कम्फर्ट चाहिए, सोना चाहिए, वो गलत नहीं है। लेकिन इस थॉट से नहीं करना कि दिन में करेंगे तो कम होगा, रात में करेंगे तो ज़्यादा होगा। 1 दूसरा ये, हर बच्चे को फ़ीवर आएगा, हर बच्चे को पेन होगी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है? चाहे इंजेक्शन आपने पेन वाला भी लगाया है, चाहे होलसेल वैक्सीन भी आप लगा रहे हो, फिर भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको फ़ीवर आएगा, सबको पेन होगा। हुँ, हो सकता है किसी बच्चे को बिल्कुल फ़ीवर ना आए, ओके, बिल्कुल पेन ना हो, ऐसा भी ओके। पॉसिबल है। तो इट इज़, हर एक बच्चे का अलग-अलग बॉडी है, अलग-अलग शरीर है, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स आएगा, इम्यून रिस्पॉन्स। और ये भी पॉसिबल है कि एक बार आपने वही वैक्सीन लगाई और बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ, कोई फ़ीवर नहीं हुआ, कोई स्वेलिंग नहीं हुई, और नेक्स्ट टाइम आपने वैक्सीन सेम लगाई हुँ, और उसी वैक्सीन से बच्चे को पेन भी हुआ, फ़ीवर भी हुई, स्वेलिंग भी हुई। ये भी पॉसिबल है। तो बहुत सारे लोग इस बात से आते हैं कि हुँ, सर पिछली बार तो कुछ भी नहीं हुआ था, बच्चा रोया भी नहीं था, इस बार तो उसने बुखार ही इतना आ रहा है, इस बार तो ये बच्चा रो ही बहुत रहा है। तो मुझे लगता है कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि ये 5-10% हो सकता है, पेरेंट्स के लिए बहुत हुँ। ज़रूरी है। सेकंड, थर्ड डोज़ में फ़ीवर आने के चांसेस और पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि फर्स्ट डोज़ का रिस्पॉन्स आया होता है। फर्स्ट डोज़ ओके। में क्या कर रहे हो आप वैक्सीन में? आप बेसिकली एंटीजन को बेबी के अंदर डाल रहे हो और बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, उसको एक्टिवेट कर रहे हो अगेंस्ट दैट डिज़ीज़। हुँ, सेकंड में अब उसके खिलाफ कुछ तो रिस्पॉन्स आया हुआ है। जब हमारी हुँ, पहली डोज़ लगाई हमारी बॉडी ने, जिसको हम कहते हैं कि कुछ तो रिस्पॉन्स दिया है, उसके खिलाफ कुछ तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बने हैं। अब जब हम सेकंड डोज़ लगा रहे हैं या तो बूस्टर डोज़ लगा रहे हुँ, हैं, उस टाइम पे जब आप फिर एंटीजन डालोगे तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन गए थे, वो उसको अटैक तो करेंगे। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत फ़ीवर आना, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आना नॉर्मल है।
पहले से ज़्यादा हो सकता है। तो आई थिंक पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए कि हो सकता है सेकंड डोज़, थर्ड डोज़ में थोड़ा पेन फीवर ज़्यादा हो कंपेयर टू लास्ट टाइम, ठीक है? तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि इट इज़ पॉसिबल कि ये भी हो सकता है। तो राइट। इसमें डॉक्टर का, लगाने वाले का, हुँ, वैक्सीन का कोई दोष नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है, बिकॉज़ ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो आपके बच्चे के साथ कभी भी हो सकता है। तो हमें बस मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, आफ्टर केयर पे ध्यान रखना है, और जो रेड फ्लैग्स हैं कि बहुत स्वेलिंग हो गई, बहुत श्रिल क्राई होगी, फीवर बहुत हाई ग्रेड हो गया, बच्चे को सीजर्स, कई 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 बार बच्चों को दौरे पड़ जाते हैं अच्छा, वैक्सीन लगाने के ऐसे बाद। भी होता है। फीवर इतना हाई होता है कि दौरे पड़ जाता है। तो ये चीज़ों के लिए हमें थोड़ा-सा केयरफुल रहना है। अगर कुछ लगे तो तुरंत मेडिकल एडवाइस लीजिए, बट 90% ऑफ द टाइम्स आप ठीक रहेंगे, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, डेढ़ से जब 1 से 2 साल का बच्चा है, तब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि वो बच्चा समझ रहा होता है कि अब बिल्कुल, इंजेक्शन लगने वाला होता है, बिल्कुल। तब उसके बाद आई थिंक कैसे उसमें भी एक क्या किया जाए? इम्पॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का होता है कि हुँ, आप देखेंगे ना, अगर हम बच्चे को थोड़ा-सा प्रिपेयर्ड लाते हैं, हुँ, अगर बच्चे को आप बता के लाएँगे कि आज हमने डॉक्टर अंकल के पास जाना है या डॉक्टर आंटी के पास जाना है और आज आपको वैक्सीन लगनी है या इंजेक्शन लगेगा। बहुत सारे बच्चे ना घर पे भी टॉयज़ से खेलते हैं हाँ, इंजेक्शन बना हाँ, के या तो आई थिंक एक मिमिक करके उनको घर पे बताना कि ऐसे इंजेक्शन लगता है एंड इसमें थोड़ा-सा पेन होगा बच्चों, आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, हुँ, यू विल बिकम हेल्दी, है ना? So that is how we have to engage the child. So the child is a little bit मेंटली mentally तैयार करें। prepared हुँ, कि ये होना है। वन, दूसरा, लगाते टाइम भी हम कोशिश ये करते हैं कि हम बच्चों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रखें। क्यों? पेन तो हल्का फुल्का होगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन में अगर बच्चा टांग हिला दे या कुछ कर दे और वो नीडल कई बार टूट जाती है या नीडल निकल जाए या वैक्सीन स्पिल हो जाए, तो वैक्सीन का इफेक्ट सारा खराब हो जाता है। तो एटलीस्ट बच्चा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो आप वैक्सीन तक तो बेबी इज काम। द मोमेंट यू गिव वैक्सीनेशन, कई बार बच्चे क्रैंकी होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं बहुत बार अगर उनको डिस्ट्रैक्ट कर दो तो दे बिकम प्लेफुल इमीडिएटली, दे बहुत ज्यादा क्राई नहीं करते हैं। बट आई थिंक मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। दूसरा, बच्चों को इस चीज से डराना घर पे कि तू ये काम कर नहीं तो इंजेक्शन लगवा देंगे, हुँ, वो भी गलत है। ठीक है? आप उनके मन में एक ऐसा डर बिठा रहे हो इंजेक्शन के लिए, जो सबके साथ बचपन से होता है ना? बचपन में हमें भी कहा जाता था कि ऐसा नहीं करोगे तो इंजेक्शन लगवा देंगे। हुँ, और मेरे पास आके बहुत सारे लोग बोलते हैं, मदद बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसको बोलो ऐसा करें नहीं तो इंजेक्शन लगाना है। तो मैं उनको मना करता हूँ कि ऐसा मत बोलो। मतलब डोंट मेक डॉक्टर्स विलन्स। आपने उनको एज़ अ विलन पोर्ट्रे कर रहे हो कि हम वो ही इंजेक्शन लगा रहे हैं तुझे और वो इंजेक्शन लगाएँगे तुझे। तो आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। आप उनको उस चीज़ का तरीका समझाइए कि क्या करना है, हाँ, उसके काउंसलिंग फ़ायदे कीजिए, बताइए कि वो ज़रूरी रादर बजाय देन उसे कि डराने के, उसको क्योंकि डरा दो। कभी भी हो सकता है आगे आने वाले जब वो बड़ा हो थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम हो और उसको इंजेक्शन लगवाने पड़े। बहुत सारे अडल्ट्स ऐसे हैं जो टीके की देखते ही डर जाते हैं। हुँ, हमने अडल्ट्स को क्योंकि वो नीडल फ़ोबिया देखते, बचपन में डाला यस, गया। हमने अडल्ट्स को नीडल देखते हुए, लेते हुए, देखते ही बेहोश होते ट्रू, हुए देखा है ट्रू। कि अडल्ट्स बेहोश हो जाते हैं। तो अब आप देखो कि अडल्ट अगर बेहोश हो रहा है तो वो उसका बचपन का फोबिया ऐसा हो रखा है कि वो मतलब वो अभी तक उस चीज को भूल नहीं पा रहा है। तो आप एक बच्चे को बार बार डराएंगे और रोज वही बात बोलेंगे, खाना खा ले नहीं तो इंजेक्शन लगवा दूंगी, हाँ, ये कर लो नहीं तो इंजेक्शन लग जाएगा, टीवी कम देखो नहीं तो इंजेक्शन लग जाएगा, आईज में इंजेक्शन लग जाएगा, है ना, ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो वो इंजेक्शन को ऐसा एक हवा जिसे हवा कहते हैं बना बना दिया। दिया है कि दे डोंट, बच्चों को ये पता ही नहीं है। आप वहीं आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, हुँ, देयर किड्स विल नॉट बिहेव लाइक आवर किड्स डू, बिकॉज उनकी जो काउंसलिंग है ना, वो पहले से ही बचपन से इंजेक्शन के नाम पे डराया नहीं जाता है। इंजेक्शन के नाम पे क्योंकि इंजेक्शन को ऐसा नेगेटिव नहीं दिखाया जाता है कि ये नेगेटिव है, ये दर्द करता है। अगर आप दिखाओगे ही वैसा फिर तो बच्चा अंदर भी नहीं घुसता है कमरे के। तो आई थिंक बच्चों को काउंसलिंग करके मेंटली मोटिवेट करके एज पेरेंट जरूरी है कि हम इंजेक्शन को एक नेगेटिव हथियार बना के मत रखें हुँ, कि तू ऐसा कर नहीं तो ये होगा, वो मत करो। राइट, अपनी कमी को आप इंजेक्शन के से पूरा कर रहे हो क्योंकि आप उसको समझा नहीं पा रहे हो, हाँ, तो आप उसको डरा रहे हो, वो गलत है। ऐसा नहीं और करना। वो सारी उम्र का डर पड़ जाएगा बच्चे के मन में और बिल्कुल, बड़े उम्र तक आप बता ही रहे हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल, वो कैसा इम्पैक्ट छोड़ेगा उस बच्चे के दिमाग में हमें तो नहीं पता।